प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा में। आज हम वायुमंडल के गठन, लंबवत संरचना, दाब पेटी एवं पेटियों के विस्थापन से संबंधित MCQ को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है वायुमंडल का गठन का मुख्य कारण क्या था। तो यह हमें बताना है कि जो वायुमंडल का गठन हुआ है इसका प्रमुख कारण क्या है। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर ज्वालामुखी गतिविधियाँ, दूसरा है सौर विकिरण, तीसरा है पृथ्वी की घूर्णन गति और चौथा जो ऑप्शन है वो है चंद्रमा का प्रभाव। तो इसका सही जवाब है पृथ्वी पर ज्वालामुखीय गतिविधियां जिनके कारण वायुमंडल का गठन हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है, जो प्रश्न दिया गया वो है प्रथम वायुमंडल किन गैसों से बना था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सी ओजोन और डी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो हमें बताना है कि वायुमंडल जो प्रथम वायुमंडल था किन गैसों से बना था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा ही प्रथम वायुमंडल बना था। इसके पश्चात ऑक्सीजन तथा अन्य गैसों वायुमंडल में आई थी। अगला जो प्रश्न आपका है वो है द्वितीय वायुमंडल में प्रमुख गैस कौन सी है। ऑप्शन आपके हैं ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन और डी है हीलियम। तो यहाँ सबसे पहले पता होना चाहिए कि वायुमंडल कितने हैं। तो वायुमंडल जो है आपके वो 3 हैं। प्रथम वायुमंडल, द्वितीय वायुमंडल और तृतीय वायुमंडल। जो प्रथम वायुमंडल है ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन, व हीलियम से बना हुआ है। हाइड्रोजन व हीलियम का बना हुआ होता है और यह एक अस्थायी था जिसे सूर्य की प्रबल हवाओं द्वारा इसको उड़ा दिया गया है। द्वितीय वायुमंडल मुख्य रूप से ज्वालामुखी विस्फोट और गैसों के उत्सर्जन से बना है। यहाँ पर जो प्रमुख गैसें हैं वो हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर तथा यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। तो हमारा जो प्रश्न है द्वितीय वायुमंडल में प्रमुख गैस कौन सी है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी ऑक्सीजन और चौथी हीलियम। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए उसमें आपका है ऑप्शन बी राइट आंसर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मुख्य गैस है द्वितीय वायुमंडल की। अगला जो आपका प्रश्न है वो है वर्तमान वायुमंडल में ऑक्सीजन किस प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, बी ज्वालामुखी गतिविधि, सी उल्का पिंडों का टकराव और डी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। तो जो प्रथम वायुमंडल था वहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी प्राप्ति का प्रमुख कारण था प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा हमें पहली बार ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई थी। अगला जो प्रश्न आपका है वो है वायुमंडल में ओजोन परत का निर्माण किस गैस से हुआ है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ओजोन गैस है यह मुख्य रूप से ऑक्सीजन से क्रिया करके इसका निर्माण होता है। तो हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन इसका सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न है वो है वर्तमान वायुमंडल को किस नाम से जाना जाता है।
तो बताना है कि वर्तमान वायुमंडल को हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए प्रथम वायुमंडल, बी द्वितीय वायुमंडल, सी तृतीय वायुमंडल और डी चौथा वायुमंडल। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि वर्तमान में जो वायुमंडल है वो 3 है, पहला, दूसरा और तीसरा, और जो वर्तमान का वायुमंडल है उसे हम तृतीय वायुमंडल कहते हैं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी तृतीय वायुमंडल। अगला जो प्रश्न है वो है प्रथम वायुमंडल का लोप किस कारण से हुआ है, अर्थात जो प्रथम वायुमंडल था वह किस कारण से नष्ट हुआ था। ऑप्शन ए है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने से, बी सूर्य की सौर वायु से, सी पृथ्वी की घूर्णन गति से और डी चंद्रमा के आकर्षण से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूर्य की सौर वायु के द्वारा जो आपका वायुमंडल था पहला वो नष्ट हुआ था। इसका सही जवाब होगा बी सूर्य की सौर वायु से इसका अंत हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है वो है पृथ्वी का वायुमंडल कितने चरणों में विकसित हुआ। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो जो पृथ्वी का वायुमंडल है 3 चरणों में विकास हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। यदि हम पहले की बात करें तो यह सौर जो पवन है उसको नष्ट हो गया था ये, और यहाँ पर मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। जो दूसरा वायुमंडल था यह मुख्य रूप से ज्वालामुखी विस्फोट तथा गैसों के उत्सर्जन से बना था। यहाँ पर जो प्रमुख गैसें थी उनमें जलवाष्प, CO2, नाइट्रोजन और सल्फर जैसी गैसें पाई जाती हैं। जो तीसरा वायुमंडल यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है वायुमंडल का प्रथम स्वरूप कब समाप्त हो गया था। ऑप्शन है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, उल्का पिंडों के टकराव से, सूर्य की सौर वायु से और डी महानगरों के बनने से। तो हमें बताना है वायुमंडल का प्रथम स्वरूप कब समाप्त हो गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जो सूर्य की सौर वायु से पृथ्वी जो प्रथम वायुमंडल था वो नष्ट हो चुका था। अगला जो प्रश्न आपका है वो है प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी क्यों थी। तो हमें बताना है कि जो प्रारंभिक वायुमंडल था उसमें ऑक्सीजन की कमी के क्या कारण थे। तो पहला इसमें दिया है ऑप्शन ए जीवों का अभाव, ऑप्शन बी महासागर नहीं बने थे, ऑप्शन सी ज्वालामुखी गैसों का प्रभुत्व और ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है, क्योंकि हमें पता है जो प्रारंभिक वायुमंडल है यह मुख्य रूप से सूर्य के नज़दीक था जहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन गैसें थी। इस स्थिति में ना तो वहाँ जीव थे, ना ही महासागर थे और ना ही ज्वालामुखी की क्रियाएं वहाँ पर प्राप्त हो रही थी। अगला जो प्रश्न है आपका वो है किस काल में वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन का स्तर तेजी से बढ़ा। तो यह बताना है कि किस काल में वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन का स्तर तेजी से बढ़ा है। ऑप्शन ए है प्रीकैम्बियन काल, ऑप्शन बी है पैलियोजोइक काल, ऑप्शन सी मेसोजोइक काल और ऑप्शन डी सेनोजोइक काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रीकैम्बियन काल में वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से बढ़ती है। अगला जो प्रश्न आपका है वो है वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्थायित्व के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण था। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्थायित्व के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है सल्फर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोहा, इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न आपका है वो है वायुमंडल के तृतीय स्वरूप में कौन सी गैस प्रमुख है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी आर्गन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। अगला जो प्रश्न है वो है वर्तमान में वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। जो पूरा संपूर्ण वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी इसकी
तो जो वर्तमान वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। जो 21% है ये ऑक्सीजन है। अगला जो प्रश्न आपका है वो है वर्तमान वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ए है 21%, ऑप्शन बी है 78%, सी है 0.93% और ऑप्शन डी है 0.03%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 21% जो ऑक्सीजन है वर्तमान वायुमंडल में प्राप्त होती है। तो ये थे आपके वायुमंडल के संरचना संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे वायुमंडल की लंबवत संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ। तो इसका पहला जो प्रश्न है वो है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो हमें बताना है कि वायुमंडल में सबसे निचले स्तर पर कौन सी परत पाई जाती है। यदि हम वायुमंडल के लंबवत वर्णन डिवीजन को देखें तो सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, इसके पश्चात तापमंडल या मध्य मंडल और बाद में बहिर्मंडल है। तो यहाँ जो प्रश्न आपसे किया गया वो है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो इसके जो ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल है वह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगला जो प्रश्न आपका है वो है पृथ्वी में मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस परत में होती हैं। हमें बताना है कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस परत में होती हैं। इसके ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल में सभी जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं घटित होती हैं। अगला जो प्रश्न आपका है वो है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए है 8 से 18 किलोमीटर, बी 50 किलोमीटर, सी 80 किलोमीटर और डी है 400 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8 से 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई होती है। अब क्षोभ मंडल की जो 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई दी है तो जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई थोड़ी नीचे होती है क्योंकि यहाँ पर वायु ठंडी होने का भारी होती है और ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाती है। यदि हम बात करें भूमध्य रेखा की, इक्वेटर की, तो यहाँ पर क्षोभमंडलीय सीमा वो 18 किलोमीटर होती है लगभग, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण हवा अधिक ऊंचाई तक जाती है जिससे कि क्षोभ सीमा की ऊंचाई यहाँ पर बढ़ जाती है। अगला जो प्रश्न है वो है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल और डी है तापमंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समताप मंडल में ओजोन गैस मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला जो प्रश्न आपका है वो है समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होता है। तो समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो इसके ऑप्शन है ए घटता है, बी बढ़ता है, सी स्थिर रहता है और डी अनियमित रहता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बढ़ता है। अगला जो प्रश्न आपका है किस मंडल को ओजोन मंडल कहा जाता है, अर्थात ओजोन जो गैस है मुख्य रूप से किस मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल और डी बहिर्मंडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समताप मंडल को ओजोन मंडल कहा जाता है। आपका है वो है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल और डी तापमंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य मंडल। इसका सही जवाब है। जो मध्य मंडल है वह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। अगला जो प्रश्न है वो है मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन ए है 18 से 50 किलोमीटर, बी 50 से 80 किलोमीटर, सी 80 से 400 किलोमीटर और डी 400 किलोमीटर से अधिक। यदि हम देखें तो क्षोभ मंडल है जो वायुमंडल की परतें हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जो समताप मंडल है या जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर, समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर
इसके पश्चात आता है मध्यमंडल, जिसकी ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 50 से 80 किलोमीटर मध्यमंडल की ऊंचाई होती है। अगला जो प्रश्न आपका है, आयन मंडल किस मंडल का हिस्सा है? ऑप्शन ए है समतापमंडल, बी मध्यमंडल, सी तापमंडल और डी है बहिर्मंडल। तो जो आयन मंडल है वह मुख्य रूप से तापमंडल का हिस्सा होता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, तापमंडल। अगला जो प्रश्न आपका है वो है, रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए कौन सा मंडल उत्तरदायी है? ऑप्शन ए क्षोभमंडल, बी समतापमंडल, सी तापमंडल और डी वायुमंडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तापमंडल। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए महत्वपूर्ण या जो रेडियो तरंगों का परावर्तन है वो तापमंडल से होता है। अगला जो प्रश्न है वो यह है, थर्मोस्फीयर में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, सी स्थिर रहता है और डी अनियमित रहता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, थर्मोस्फीयर में ऊंचाई बढ़ने से तापमान बढ़ता है। अगला जो प्रश्न है वो यह है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? ऑप्शन ए मध्यमंडल, बी तापमंडल, सी वायुमंडल और डी समतापमंडल। तो यहाँ पर जो आपसे प्रश्न है पूछ रहा है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वायुमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। अगला जो प्रश्न है, वायुमंडल लगभग कहाँ तक फैला हुआ है? ऑप्शन ए 80 किलोमीटर, बी 400 किलोमीटर, सी 1000 किलोमीटर और डी 10,000 किलोमीटर। जिसका सही जवाब ऑप्शन डी, 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। अगला जो सवाल है, प्रश्न है वो है, किस परत को मौसम मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए समतापमंडल, बी क्षोभमंडल, सी मध्यमंडल और डी तापमंडल। तो पता है कि जो क्षोभमंडल है यहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, इसीलिए हम क्षोभमंडल को मौसम मंडल कहते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, वाणिज्यिक जेट विमान सामान्यतः किस मंडल में उड़ते हैं? ऑप्शन ए क्षोभमंडल, बी समतापमंडल, सी मध्यमंडल और डी तापमंडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समतापमंडल। क्योंकि जो क्षोभमंडल है यहाँ पर वायु में लंबवत और क्षैतिज मिश्रण पाया जाता है, जिससे कि यहाँ वायुयान उड़ने में समस्या होती है। इसलिए जो पायलट होते हैं वो समताप मंडल में वाणिज्यिक जेट विमानों को उड़ाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, कौन सा मंडल परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? ऑप्शन ए क्षोभमंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यमंडल और डी ताप मंडल। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा मंडल परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। तो हमें पता है कि परावैंगनी किरणों को ओजोन गैस अवशोषित करती है और जो ओजोन गैस है वह समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समताप मंडल परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। अगला जो प्रश्न है वो है, ध्रुवीय ज्योति किस परत में बनती है? ऑप्शन ए क्षोभमंडल, बी समताप मंडल, सी तापमंडल और डी बहिर्मंडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तापमंडल। जो तापमंडल है यहीं पर ध्रुवीय ज्योति का निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न है वो है, पृथ्वी का अधिकतर द्रव्यमान किस परत में पाया जाता है? ऑप्शन ए क्षोभमंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यमंडल और डी है तापमंडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षोभमंडल में पृथ्वी का अधिकतर द्रव्यमान पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, वायुमंडल की किस परत में जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन की सबसे अधिक मात्रा है?
ऑप्शन ए क्षोभमंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल और ऑप्शन डी है तापमंडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्षोभमंडल में जीवनदायिनी गैस पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है वह है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किस परत में परिक्रमा करते हैं। ऑप्शन ए क्षोभमंडल, ऑप्शन बी समतापमंडल, ऑप्शन सी तापमंडल और ऑप्शन डी है बहिर्मंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तापमंडल में जो अंतरिक्ष स्टेशन है वहीं पर परिक्रमा ये करते हैं। तो ये ने वायुमंडल की लंबवत संरचना संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को हल किया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है वायुमंडल में दाब पट्टियाँ। अब यहाँ पर हम दाब पट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसमें पहला जो प्रश्न आपका है, भूमध्य रेखा निम्न दाब पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो जो भूमध्य रेखा की निम्न दाब पट्टी है उसे हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए डोलड्रम, बी हॉर्स लैटिट्यूड, सी ध्रुवीय उच्च दाब और डी उपोष्ण उच्च दाब। तो हमें बताना है कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टी को हम किस नाम से जानते हैं। यदि हम भूमध्य दाब पट्टियों को देखें तो टोटल 7 पट्टियां हैं जिनकी उत्पत्ति के लिए तापमान और गति 2 महत्वपूर्ण कारण हैं जिससे पृथ्वी पर 7 पट्टियों का निर्माण होता है। 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक जो पट्टी पाई जाती है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टी। और इसे हम निम्न दाब पट्टी तो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ जो पट्टी होती है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टी। इसके पश्चात 30 डिग्री के लगभग जो पट्टी पाई जाती है इसे हम कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब पट्टी। इसके बाद 60 डिग्री के लगभग जो दाब पट्टी पाई जाती है उसे हम कहते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टी। और 90 डिग्री के पास जो पट्टी पाई जाती है उसे हम कहते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पट्टी। तो यहाँ पर जो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टी है इसका दूसरा नाम है वो है डोलड्रम, अर्थात भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टी है इसे हम डोलड्रम्स के नाम से भी जानते हैं। और जो डोलड्रम्स है यह एक शांत क्षेत्र होता है। यहाँ पर दोपहर 2 से 4 की वर्षा होती है। अगला जो प्रश्न है वह है हॉर्स लैटिट्यूड किस अक्षांशीय क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए 0 से 10 डिग्री, ये आपका है विषुवतीय निम्न दाब की पेटी। विषुवतीय या इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पट्टी। इसके पश्चात 20 से 30 और 25 से 35 का जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। और इसी को हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र है इसे हम हॉर्स लैटिट्यूड्स के नाम से भी जानते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र किस कारण से बनते हैं। उच्च तापमान, निम्न तापमान, भारी वर्षा और पर्वतीय क्षेत्र। हमें पता है कि जो दाब पेटियाँ हैं इनके बनने का महत्वपूर्ण जो कारण है एक है तापमान और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है गति। यदि हम तापमान की बात करें तो तापमान को भी दो प्रकार के हैं, एक जहाँ पर उच्चतम तापमान होता है और दूसरा है जहाँ पर निम्न तापमान होता है। यदि उच्च तापमान की बात करें तो यह मुख्य रूप से भूमध्य रेखा पर, और जो निम्न तापमान है यह मुख्य रूप से पाया जाता है ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो अब बताना है ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र किस कारण से बनता है। तो ध्रुवीय उच्च दाब जो उच्च दाब क्षेत्र है वह निम्न तापमान के कारण बनता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी निम्न तापमान। अगला जो प्रश्न है वह है किस अक्षांशीय क्षेत्र को शांत क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए है भूमध्य रेखीय क्षेत्र,
ऑप्शन बी उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, सी उपध्रुवीय क्षेत्र, और जो ऑप्शन डी है आपका वह है ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। तो हमें बताना है कि किस क्षेत्र को शांत क्षेत्र कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र को हम शांत क्षेत्र भी कहते हैं, जहाँ पर 2 से 4 जिसे हम दोपहर की वर्षा कहते हैं भी प्राप्त होती है। अगला जो प्रश्न है वो है उपोष्ण उच्च दाब पट्टी का निर्माण किस कारण से होता है। ठंडी वायु का अवरोहण, गर्म वायु का आरोहण, महासागरीय धाराएं और पर्वतीय क्षेत्र। तो हमें पता होना चाहिए जो उच्च दाब पेटियां हैं या जो दाब पट्टियां हैं उनके निर्माण के 2 कारण हैं, एक है तापमान और दूसरा है गति। तापमान के कारण जो पेटियां बनती हैं वह भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, और गति के कारण बनने वाली 2 महत्वपूर्ण पेटी हैं, एक है उपोष्ण उच्च दाब पेटी और दूसरी है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। जो उपोष्ण उच्च ध्रुवीय पेटी है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी है, यहाँ पर हवाएं नीचे की ओर बैठती हैं या वायु या ठंडी वायु का अवरोहण होता है, तो वहाँ पर बनती है उपोष्ण उच्च दाब पेटी। तो जो हमारा प्रश्न है वो है उपोष्ण उच्च दाब पेटी का निर्माण किस कारण से होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ठंडी वायु का अवरोहण, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र से उठने वाली हवाएं इस पेटी के लगभग ठंडी होकर बैठती हैं। अगला जो सवाल प्रश्न दिया गया वो है रोइरिंग फोर्टिज किस अक्षांश में स्थित है। तो ऑप्शन है ए 20 से 30 दक्षिण, 30 से 40 दक्षिण, ऑप्शन डी सी है 40 से 50 दक्षिण, ऑप्शन डी है 50 से 60। ऑप्शन सी 40 से 50 दक्षिण में रोइरिंग फोर्टिज पाई जाती हैं। अगला जो प्रश्न है वो यह है उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टी किस कारण से बनती है। वायु का आरोहण, वायु का अवरोहण, महासागरीय धाराएं या पर्वत श्रृंखलाएं। तो यहाँ हमें देखना है कि उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टी किस कारण से बनती है। तो यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, यहाँ की वायु उठती है, और 30 डिग्री पर यहाँ पर नीचे इनका आरोहण होता है। उसी प्रकार 60 डिग्री के पास वायु पर उठती है और 30 डिग्री के पास ही नीचे बैठती है। तो हमारा जो प्रश्न है वो है उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टी किस कारण से बनती है। ऑप्शन है वायु का आरोहण, वायु का अवरोहण, महासागरीय धाराएं, ऑप्शन डी पर्वत श्रृंखलाएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वायु का आरोहण। यहाँ वायु ऊपर की ओर गति करती है जिसके कारण यहाँ पर निम्न दाब पट्टी का निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न है वो है डोलडम किस क्षेत्र की विशेषता है। ऑप्शन ए तेज हवाएं, निरंतर तूफान, सी शांति एवं अल्प वायु गति, ऑप्शन डी ठंडी शुष्क वायु। इसका सही जवाब ऑप्शन सी शांति एवं अल्प वायु गति डोलडम्स की विशेषता है। अगला जो प्रश्न है वो है उपोष्ण उच्च दाब पट्टी किस प्रकार की हवाओं का उद्गम क्षेत्र है। ऑप्शन ए ट्रेड वाइंड्स, ऑप्शन बी वेस्टर्लीज, ऑप्शन सी पोलर ईस्टर्लीज और डी मानसूनी हवाएं। तो बताना है उपोष्ण उच्च दाब पट्टी किस प्रकार की हवाओं का उद्गम क्षेत्र है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रेड वाइंड्स, ऑप्शन बी वेस्टर्लीज। जिसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, पर हमें याद रखना है कि जो उपोष्ण उच्च दाब पेटी है यहाँ से व्यापारिक पवनें और पछुआ पवन का उद्गम क्षेत्र है। जो व्यापारिक पवन है यह उपोष्ण उच्च दाब पट्टी से चलती हैं भूमध्य रेखा की ओर, और जो पछुआ पवनें हैं ये जाती है आपकी उच्च अक्षांशों की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र में वर्षा का मुख्य कारण है पर्वतीय संवहन,
चक्रवात और मानसून। इसका सही जवाब ऑप्शन बी संवहन। भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहाँ पर वर्षा का प्रमुख कारण संवहन होता है। अगला जो प्रश्न है वो है उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए चक्रवात, बी तापमान का अंतर, सी मानसून और डी पर्वतीय वर्षा पर्वतीय प्रभाव। इसका सही जवाब ऑप्शन बी तापमान का अंतर, क्योंकि जो उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टी होती है यहाँ एक ओर से गर्म हवा और दूसरी ओर से ठंडी हवा प्राप्त होती है, जहाँ पर वायु के तापमान में अंतर होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तापमान का अंतर। अगला जो प्रश्न है वो है किसे शांत क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए डोल्ड्रम्स, बी हॉट लैटिट्यूड, सी उप ध्रुवीय क्षेत्र और डी ध्रुवीय क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है ए डोल्ड्रम्स को शांत क्षेत्र कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है हॉट लैटिट्यूड क्षेत्र का मुख्य लक्षण क्या है। ऑप्शन ए तेज तूफान, शांति एवं शुष्क वायु, लगातार वर्षा, ध्रुवीय हवाएं। तो इसका जवाब है शांति एवं शुष्क वायु उसका प्रमुख लक्षण होता है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है पृथ्वी पर दाब पट्टियाँ बनने का मुख्य कारण है। पृथ्वी की घूर्णन गति, तापमान का अंतर, महासागरीय धाराएं। ऑप्शन डी पर्वतीय क्षेत्र। इसका सही तापमान में अंतर, क्योंकि हमें पता है जो दाब पट्टियाँ हैं मुख्य रूप से तापमान और गति के कारण उनका निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न है वह है भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र में हवाओं की गति कैसी होती है। तेज, बहुत धीमी, पश्चिम से पूर्व या ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर। तो जो भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र है यहाँ पर हवाओं की गति कैसी होती है। तेज, बहुत धीमी, पश्चिम से पूर्व और डी ध्रुवीय क्षेत्र। हमें पता है जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है इसे हम डोल्ड्रम्स कहते हैं। जो डोल्ड्रम्स है यह शांत क्षेत्र होता है, इसी का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बहुत धीमी। अगला जो प्रश्न है वह है ध्रुवीय उच्च दाब पट्टी में कौन सी हवाएं निकलती हैं। ऑप्शन ए पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ट्रेड वाइंड्स और मानसून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पोलर ईस्टर्लीज, क्योंकि हमें पता है जो ट्रेड वाइंड्स है ये और वेस्टर्लीज मुख्य रूप से अश्व अक्षांश से इनकी उत्पत्ति होती है। जो मानसूनी है ये मुख्य रूप से एक पवन का द्वितीय संचरण का प्रकार है। बाकी जो हवाएं हैं ये प्राथमिक संचरण के प्रकार हैं। अगला जो प्रश्न है वह है उपोष्ण उच्च दाब पट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ट्रेड विंड्स बेल्ट, बी हॉट लैटिट्यूड, सी डोल्ड्रम्स, डी रोलिंग फोर्टली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हॉट लैटिट्यूड को उपोष्ण उच्च दाब पट्टी भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र लगभग किस अक्षांश पर स्थित होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 60 और डी 90 डिग्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 60 डिग्री पर उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न है वह है वायुमंडलीय दाब पट्टियाँ किसके कारण स्थानांतरित होती हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी की घूर्णन गति, ऑप्शन बी पृथ्वी की परिक्रमण गति, ऑप्शन सी महासागरीय धाराएं और ऑप्शन डी पर्वतीय क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन बी पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण दाब पट्टियाँ स्थानांतरित होती हैं। अगला जो प्रश्न है वह है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए ITC-Z, ऑप्शन बी हॉट लैटिट्यूड, ऑप्शन सी पोलर जोन, ऑप्शन डी मानसून क्षेत्र। इसका सही जवाब है भूमध्य रेखीय क्षेत्र को ITC-Z के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन ए ITC-Z। तो प्रिय विद्यार्थियों ये थे वायुमंडल में के गठन, लंब संरचना और दाब पेटियों से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको एग्ज़ाम की तैयारी बहुत मदद करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।